नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रशासनिक हिंदी पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 4 पत्र 15 का अंश है। इस पत्र के अंतर्गत प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों पर चर्चा होनी है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी पर चर्चा पिछले संवाद में हो चुकी है और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रशासनिक हिंदी की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसा नाम से यह स्पष्ट है, प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग प्रशासन के कार्य के लिए होता है। विभिन्न कार्यालयों, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, इन कार्यालयों में इस हिंदी रूप का प्रयोग अपेक्षित है। कार्यालय की सबसे बड़ी इकाई प्रशासन है, जिसके अंतर्गत सरकार को देश की आर्थिक, राजनैतिक, सुरक्षात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक अनेक दृष्टियों से प्रशासन का भार संभालना पड़ता है। अतः इस प्रकार के कार्यों से संबंधित साहित्य कार्यालयी या प्रशासनिक साहित्य कहलाता है। सरकार के कार्यालयी कार्यवृत्तों का विवरण, विवेचन, सरकारी पदों और कार्यकलापों को सर्वमान्य संज्ञा देना, विभिन्न नियम विनियम बनाना, अंतर मंत्रालयी और अंतर विभागीय पत्र व्यवहार आदि कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न कार्यालय में जो कार्य होते हैं, उनका विवरण देने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। किसी भाषा में ही वो कार्य होंगे, तो भाषा का वह जो रूप है वह कार्यालयी हिंदी का रूप बनता है। अधिकारियों के स्तर पर उस कार्य की विवेचना होती है, उसके बारे में बताया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है। वह भाषा रूप भी प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत है। विभिन्न सरकारी पदों और कार्यकलापों को एक ऐसा नाम देना, एक ऐसी संज्ञा प्रदान करना जिससे सर्वसाधारण को उसके बारे में जानकारी हो जाए, यह भी ये सारे शब्द, ये सारी संज्ञाएं प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत है। वो कार्य संपादित हो, इसके लिए बहुत सारे नियमों की आवश्यकता पड़ती है। विधान मंडलों के स्तर पर, कार्यपालिका के स्तर पर विभिन्न नियम विनियमों का निर्माण होता है। तो जिस भाषा में ये नियम बनते हैं वह भाषा प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत है। एक मंत्रालय के विविध स्तर होते हैं, विभिन्न सचिव, अनुसचिव, इन सब के बीच पत्राचार होता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में पत्राचार होता है। तो यह सारा पत्राचार जिस भाषा में होगा वह सब कार्यालयी साहित्य के अंतर्गत आएगा। इस कार्यालयी साहित्य की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, जिसमें कार्यालयी प्रयुक्त की भाषागत संरचना और शाब्दिक अन्विति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी साहित्य की प्रकृति के अनुसार कार्यालयी भाषा का स्वरूप निर्धारित होता है। टिप्पणी, प्रारूप लेखन, पत्राचार, संसदीय कार्य और प्रतिवेदन से लेकर सरकारी नीति संबंधी विवरण तक के साहित्य की भाषा अपने अपने रूप लिए होती है। इसलिए इसकी प्रकृति में भी उसी प्रकार विविधता पाई जाती है जिस प्रकार सृजनात्मक साहित्य की विविधता अपनी अपनी विधाओं में होती है। जैसे सृजनात्मक साहित्य होता है, उसमें गद्य की भाषा, पद्य की भाषा या विषय अनुरूप रचना की भाषा अलग हो जाती है। संपूर्ण साहित्य की भाषा में एक जैसी भावना नहीं होती, एक रसता नहीं होती, एक विधान नहीं होता। उसी प्रकार कार्यालयी साहित्य भी एक जैसा ही सर्वत्र नहीं होता, उसकी अपनी अलग भाषागत संरचना बदलती है। जो उसका उद्देश्य होता है सरकारी कार्य का, उस अनुरूप इस कार्यालयी भाषा का स्वरूप भी
परिवर्तित होता है। विविध कार्य होते हैं इसके अंतर्गत। कभी टिप्पणी लिखी जाती है तो टिप्पणी की भाषा अलग होगी, जब पत्राचार होगा तो पत्राचार की भाषा अलग होगी, संसदीय कार्य की भाषा की संरचना बिल्कुल अलग होगी, प्रतिवेदन, सरकारी नीतियों के विवरण, इन सब की अपनी विशिष्ट संरचना है। तो इस प्रकार कार्यालयी साहित्य की भाषा के भी कई स्तर दिखाई देते हैं। इसकी विशेषताओं से परिचित होने से पूर्व यदि प्रशासनिक हिंदी के ऐतिहासिक परिदृश्य पर दृष्टिपात करना चाहें तो हम जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय देश है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अपने शब्दों में मानव महासमुद्र कहा है। विविध जातियों के लोग यहां रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियां इस देश को आगे बढ़ाती हैं, बहुजातीय देश है यह। इसकी अपनी सामासिक संस्कृति है। इस सामासिक संस्कृति के कारण प्रशासनिक भाषा का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है। तुर्क मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव था और यही वह समय है जब हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का विकास हो रहा है और उस समय बहुसंख्यक जनता पर शासन करने के लिए हिंदी को स्थान प्रशासनिक भाषा के रूप में मिलना स्वाभाविक था, उसकी जगह बननी शुरू हो गई थी। जब ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई उस समय भी भाषा का यह प्रश्न उठा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर उसके बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब भारत आया तो यह भाषा संबंधी प्रश्न कि आखिर किस भाषा में प्रशासन का कार्य हो, यह प्रश्न प्रमुख रहा। और यद्यपि उस समय उस अंग्रेजी का वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित हो गया, परंतु हिंदी को भी स्थान मिलता रहा। यद्यपि प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज की भाषा नीति हिंदी के विपक्ष में जाती लग रही थी, परंतु बाद के प्रशासकों ने अपनी भाषा नीति को बदला और हिंदी को स्थान दिया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान सशक्त संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की पहचान हुई। अस्मिता बोध जगा कि आखिर जब हम आजाद हो जाएंगे तो प्रशासन का कार्य किस भाषा में होगा। राजनैतिक आजादी के प्राप्त होने के बाद भी यदि प्रशासनिक भाषा किसी भारतीय भाषा को हम न बना पाए तो उस आजादी का उद्देश्य क्या होगा। यह अस्मिता बोध जब जागृत हुआ तो हिंदी की पहचान एक सशक्त संपर्क भाषा के रूप में नए सिरे से हुई और उस जमाने के बड़े बड़े नेताओं ने, हिंदी प्रदेश के हों चाहे वह अहिंदी प्रदेश के हों, उन सबों ने हिंदी का पक्ष लिया। सुभाष चंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों, गुजरात के तो महात्मा गांधी हिंदी के प्रबल पक्षधर थे ही। तो विविध प्रांतों के नेताओं ने हिंदी का पक्ष उस समय लिया था और पहचाना था कि आजादी के बाद प्रशासनिक भाषा यदि कोई हो सकती है तो वह हिंदी हो सकती है। यह बात अलग है कि आजादी के इतने सालों बाद भी इस यक्ष प्रश्न से हम आज तक जूझ रहे हैं कि हिंदी को किस प्रकार एकमात्र प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थान मिले। आज भी वह दर्जा इसे प्राप्त नहीं हो पाया है कि केवल भारतीय भाषाओं की बदौलत पूरा प्रशासन चले, पर यह हमारी महत्वाकांक्षा है और इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए ही भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद रखे गए हैं। इसलिए संक्षेप में उन अनुच्छेदों की चर्चा इस संदर्भ में करनी समीचीन है। जैसे अनुच्छेद 344 है, तो 344 के अंतर्गत राजभाषा को उचित स्थान दिलाने के लिए संसदीय आयोग, संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है। आखिर और इसी अनुच्छेद के आलोक में विविध संसदीय आयोगों की स्थापना भी हुई, जिसमें हिंदी को कैसे स्थान दिलाया जाए इस पर बातचीत हुई। अनुच्छेद 345 है। इस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है कि आखिर राज्यों की राजभाषा क्या होगी।
अनुच्छेद 346 और 347 है, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य या संघ के बीच संपर्क के लिए व्यवस्था की गई है कि एक राज्य दूसरे राज्य से कैसे किस भाषा में संपर्क करेगा, या एक राज्य का संघ के बीच संपर्क किस भाषा में स्थापित होगा। अनुच्छेद 348 है, इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए भाषाई व्यवस्था की गई है। विविध उच्च न्यायालय में तो हिंदी को स्थान मिला है, परंतु कुछ उच्च न्यायालयों में अभी भी किसी भारतीय भाषा को स्थान नहीं मिल पाया है, केवल अंग्रेजी की ही व्यवस्था है। और एक महत्वपूर्ण चिंतनीय विषय उच्चतम न्यायालय की भाषा है। विविध कारणों से उच्चतम न्यायालय में अभी भी अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भारतीय भाषा को स्थान नहीं मिल पाया है। हिंदी को वहां भी स्थान मिले, यह हम लोगों की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए है। अनुच्छेद 349, 350 में भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 351 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें हिंदी के विकास के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। परंतु इसमें भी एक और पक्ष है इसका कि हिंदी का विकास इस प्रकार हो ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की वाहिका बन सके, कोई विद्वेष स्थापित न हो इससे, इस ढंग से इसका विकास किया जाना है। संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधान कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। जिन विषयों में कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय संसद को है, वे सूची 1 में है। जिन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के विधानमंडलों को है, वह सूची 2 में है। और जिन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्यों के विधानमंडलों को है, उनका विवरण सूची 3 में है। इस प्रकार जिस विधानमंडल के द्वारा कानून का निर्माण होता है, उसकी भाषा उस रूप में निर्धारित होती है। विविध राज्यों में विधानमंडल हिंदी में विधान का निर्माण करते हैं, हिंदी में कानून बनाते हैं, और प्रशासनिक हिंदी का वह बहुत महत्वपूर्ण रूप है। प्रशासनिक ढांचे की दृष्टि से देश के प्रशासनिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी उपक्रम आदि संगठनों में विभिन्न विषयों से संबंधित कारोबार चलाने के लिए प्रशासन को अलग अलग मंत्रालयों, विभागों आदि में विभाजित किया गया है। किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन या उपक्रम का ढांचा मंत्रालय, सचिवालय, विभाग, कार्यालय आदि हो सकते हैं। कई संगठनों में ये बटा होता है, मंत्रालय होता है, फिर सचिवालय होता है, विभाग होता है, फिर उसके कार्यालय होते हैं, और इन सब के बीच आपस में संवाद प्रशासनिक भाषा में स्थापित होता रहता है। तो वहां भी प्रशासनिक हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। इनके अलावा मंत्रालयेतर व्यवस्था में आयोग, समिति, संस्थान आदि होते हैं। कुछ तो अस्थाई विभाग है, अस्थाई मंत्रालय है, जिसके अंतर्गत सचिवालय, विभाग, कार्यालय आदि है। इसके अलावा मंत्रालयों से अलग कुछ विधि सम्मत आयोगों का निर्माण होता है, समिति बनाई जाती है, संस्थान होते हैं जो स्वायत्त होते हैं। वहां भी अध्ययन रिपोर्टों के साथ साथ सामान्य पत्राचार का प्रयोग होता है। यानी जो अध्ययन रिपोर्ट है वहां भी प्रशासनिक हिंदी का कार्य है, और जो उनका पत्राचार है वहां भी प्रशासनिक हिंदी का कार्य होता है। प्रशासनिक तंत्र का स्वरूप ही प्रशासनिक प्रणाली में प्रयुक्त साहित्य अर्थात पत्राचार की रूपरेखा और उसकी भाषा का रूप आदि निर्धारित करता है। जैसा प्रशासनिक तंत्र है वैसी भाषा प्रशासनिक हिंदी की बनती है। कार्यालय के अधिकतर कार्यों का निपटान पत्र व्यवहार या टिप्पणी लेखन के माध्यम से होता है। कार्यालय में जो प्रशासनिक हिंदी है उसमें 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो पत्र व्यवहार, दूसरे कार्यालयों से, दूसरे
विभागों से, और फाइलों में टिप्पणी लिखी जाती है। वह जो टिप्पणी होती है उसमें प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप दिखता है। कार्यालयी हिंदी और आम बोलचाल की हिंदी में काफी अंतर होता है। इन दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। प्रशासनिक पत्राचार, सरकारी पत्राचार, कार्यालयी पत्राचार, इन तीनों से एक ही स्थिति का निर्देश होता है। तीनों अलग अलग शब्द हैं, परंतु एक ही स्थिति को बताने के लिए प्रशासनिक पत्राचार शब्द का भी प्रयोग होता है, कार्यालयी पत्राचार या सरकारी पत्राचार। और इसकी जो भाषा है उसको विभिन्न विवरणों में कार्यबद्ध किया जा सकता है। तो बहुत सारे काम कार्यालयों विभागों में होते हैं। पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, अशासनिक ज्ञापन, नोट, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, तार, कार्यालय आदेश, आदेश, पावती, अंतरिम उत्तर। इन विभिन्न प्रकार के पत्राचारों में विशिष्ट वाक्य रचना और विशेष शब्दावली होती है। तो इन तमाम कार्यों में अलग अलग संरचना में प्रशासनिक हिंदी का कार्य संपन्न होता है। तो ये जो प्रशासनिक हिंदी है, इसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा अलग से की जा सकती है। जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी, उनमें है निर्वैयक्तिकता, तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता, यथासंभव असंदिग्धता, वर्णनात्मकता, तकनीकी, अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग। इन विशेषताओं को धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी निर्वैयक्तिकता। सरकारी तंत्र में विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच आदेश, निर्देश, सूचना आदि का संप्रेषण होता है। सरकारी अधिकारी या सरकारी आदेश से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। सरकारी अधिकारी का वह एक पद पर है, उस पद पर रहते हुए जो कार्य वह कर रहा है उसका उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वह पदेन रूप से वह कार्य कर रहा है। यदि कोई आदेश देता है, कोई निर्देश देता है, किसी सूचना का संप्रेषण करता है, तो उसका संबंध उस व्यक्ति से नहीं, उस पद से है। जिस पद को वह व्यक्ति धारित कर रहा है वह सरकार के निर्णय के अनुपालन मात्र हेतु है। इसलिए इसकी भाषा में निर्वैयक्तिकता होती है, इसमें वैयक्तिकता नहीं होती। अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कहकर निर्वैयक्तिक रूप में कहता है। इसलिए इस भाषा में यह नहीं लिखते कि मैं आपको पत्र भेज रहा हूं, बल्कि इसकी भाषा होगी कि पत्र भेजा जा रहा है। इसमें यह लिखना उचित नहीं है कि मैं आपको सूचित कर रहा हूं। इसमें लिखना उचित है सूचित किया जा रहा है। कार्यालय में व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसलिए कार्यालय के सभी पत्र आदि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं। यही कारण है कि कार्यालयी हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है। इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग ज्यादा होता है, कर्तृवाच्य का प्रयोग इसमें आमतौर पर नहीं होता। इसकी दूसरी विशेषता है तथ्यों में स्वपूर्णता और स्पष्टता। कार्यालयी हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है और ये तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए। इसमें संदेह एवं भ्रांति की कोई जगह नहीं होती। स्पष्टता के अभाव में पत्रों पर कार्यवाही में कठिनाई आती है। इसलिए इसकी भाषा में तथ्य अपने आप में पूर्ण होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए ताकि उन पर भली भांति कार्यवाही की जा सके। और इसकी भाषा में जहां तक संभव हो असंदिग्धता रहनी चाहिए, यथा संभव असंदिग्धता। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। इसकी भाषा में क्लिष्टता रहे, अस्पष्टता रहे या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग हो तो इससे इसकी भाषा में संदिग्धता आती है। कर्मी को पता नहीं चलेगा कि आखिर जो आदेश आया है इसके अनुपालनार्थ क्या कार्रवाई करनी है।
इसलिए इसकी भाषा में संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की भाषा में कही गई बात का एक ही अर्थ होना चाहिए। एक से ज्यादा अर्थ अगर निकल रहा है तो उससे कार्रवाई में बाधा पड़ती है और गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधा प्रधान होती है। हम जानते हैं शब्द की शक्तियां, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इसमें अभिधा शब्द शक्ति का ही ज्यादा कार्य होता है, लक्षणा व्यंजना की जगह इसमें नहीं बनती। इसकी एक और विशेषता है वर्णनात्मकता। इसमें वर्णन ज्यादा होता है। कार्यालयी हिंदी में आवश्यक तथ्यों का विवरण संप्रेषित होता है। इस विवरण में जिन विषयों पर विचार किया जा रहा है उनसे संबंधित सामग्री को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें प्रत्येक मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए मुख्य तथ्य का परिचय दिया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मूल्यांकन की गुंजाइश कम रहती है। इसमें मूल्यांकन नहीं करना है, तथ्यों का वर्णन की अपेक्षा ज्यादा की जाती है। इसलिए इस भाषा में तथ्यों का सही सही निरूपण आवश्यक होता है। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें तकनीकी अर्ध तकनीकी भाषा प्रयोग होता है। कार्यालयी भाषा मुख्यतः तकनीकी अथवा अर्ध तकनीकी होती है। इस कारण सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्य किसी विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो जाते हैं और इन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग इससे बाहर किया जाए तो वह अटपटे लगते हैं। कार्यालयी भाषा के जो शब्द हैं उसका प्रयोग यदि आम बोलचाल की हिंदी में किया जाए तो वहां वह सार्थक या उपयुक्त नहीं लगेगा। वह कार्यालयी भाषा के विशेष कार्यालयी हिंदी